सो हाय गाइस, जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जनरेशन कुछ नहीं बन सकती, ये जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, उसी जनरेशन ने, उसी जेनजी ने आज गवर्नमेंट गिरा दी है नेपाल में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी आग लगा दी गई और पार्लियामेंट भी आग की लपटों में गिर चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर को तो रोड पे निकाल के जूतों से मारा गया बाय प्रोटेस्टर्स। और इसी सब में एक बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ हुई प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या वजह है इस सब गुस्से के पीछे, क्यों हमें ये सब देखने को मिल रहा है? क्या ये सब सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हो रहा है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, इसके पीछे वजह बहुत ज्यादा बड़ी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह बात है 8 सितंबर 2025 की, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट के लिए। इनमें से ज्यादातर नौजवान थे 20 से 25 साल के, जिन्हें कहा जाता है जेनजी। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नामी एक एनजीओ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच एक सिंबॉलिक माइटी गर मंडल से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। यह मार्च लगभग नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस को तैनात करती है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए और पुलिस वाटर कैनल, टेयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है और कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पुलिस करती है वो देख के पूरा मुल्क दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट्स। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मारे जाते हैं और 400 से ज्यादा इंजर्ड होते हैं। और ये कोई रबड़ बुलेट्स नहीं थी बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी और मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाही देख के कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे जैसे ये खबर फैलती है मुल्क में और लोग सड़कों पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क प्रोटेस्टर्स से भर जाती है और गवर्नमेंट कंट्रोल बनाने के लिए कर्फ्यू लगाती है तकरीबन दोपहर के 3 बजे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता बल्कि प्रोटेस्ट और बढ़ता जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुलेट, भलतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। एक वजह जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया पे, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाना नेपाल में। असल में ये एक वजह जरूर है दोस्तों, लेकिन इससे ज्यादा भी कई वजह हैं। करप्शन, गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस, बेरोजगारी और गवर्नमेंट में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म, इन सब के बारे आगे बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे आए तो 2023 नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने को कहा गया था और नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड और बाकी क्राइम्स को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज को देके 5 पब्लिक नोटिस भी दिए, लेकिन 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के किसी भी और ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से एक बड़ा नाम शामिल है चाइना का टिकटॉक। और इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले एप्स पर बैन लगाने की इजाजत दे दी थी। 28 अगस्त की बात है, गवर्नमेंट सोशल मीडिया एप्स को कहती है रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं तो बैन कर दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर कंपनीज ऐसा नहीं करती और इसी वजह से 26 सोशल मीडिया एप्स मुल्क से बैन हो जाते हैं। इसमें शामिल थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे सारे बड़े एप्स एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ये इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। Social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया में बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो गवर्नमेंट में नेपोटिज्म और करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग जनरेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पे था। सोच के देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार।
यहाँ पे जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स के लिए दूसरे मुल्कों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हालात इतने खराब है कि हजारों लोग रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। फरवरी 2025 तक नेपाल के लगभग 15,000 लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे और यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं और मौत का खतरा होने के बावजूद भी ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है और रशिया इन्हें अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। और कई फाइटर्स का कहना है कि वो सैलरी और बोनस मिलाकर $4,000 तक कमा लेते हैं, जो कि नेपाली 5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। अब इन सब हालातों को देखकर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एपैथी दिखाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #नेपोकिड ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया बाय नेपाली पीपल्स एंड यूथ। इन वीडियोस में बस सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपाली की लाइफ में आने वाली मुश्किलों का और पॉलिटिशियन के बच्चों के लेविश लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर क्लोथ्स पहनते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी #नेपोकिड और #नेपोबेबी ट्रेंड करने लगा। 9 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट के भी पोस्टर पर लिखा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर के मुल्कों से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम नेपाली ताबूतों में लौटता है, मींस कॉफिन में। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीस की तरफ इशारा था। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी पता चला हो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाय।